नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। ये मानसून सत्र खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इस दौरान 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। मानसून सत्र के दौरान करीब 1 दर्जन नए विधेयकों को सदन में सरकार पेश कर सकती है। विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी अपनी रणनीति बना रहा है। संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 17 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगामी मानसून सत्र के विषय में चर्चा होगी और इस सत्र में बेहतर उत्पादकता हासिल करने पर बातचीत होगी। इसलिए संसद का मानसून सत्र महत्वपूर्ण रहने वाला है और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से खास बिल सरकार इस सत्र में पेश कर सकती है, कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष उठा सकता है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार संदीप फुक्कन जी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार के.वी. प्रसाद जी से। के.वी. प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तीनों ही वरिष्ठ पत्रकार लंबे समय से संसद को कवर कर रहे हैं, उनसे हर पहलू को हम समझने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे। शुरुआत प्रदीप कौशल जी मैं आपसे करूंगा। संसद का मानसून सत्र इस बार खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इस दौरान होगा। आप कैसे देखते हैं संसद के इस मानसून सत्र को? मानसून सत्र वैसे सबसे छोटा सत्र रहता है, 1 महीने से भी कम। और स्वतंत्रता दिवस जो है उससे पहले संसद जो है उसका सत्र समाप्त होता है, तो ये सत्र भी 13 को समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव जैसा आपने उल्लेख किया वो होंगे। और जहाँ तक बिलों का संबंध है, बिलों के साथ साथ 3-4 बिल हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि अवश्य वो लिए जाएंगे, सरकार की तरफ से अभी घोषणा बाकी है। 3-4 बिल हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि काफ़ी ज़ोरदार बहस होगी, गर्मा गर्मी रहेगी। बहुत से विषय हैं, महंगाई का विषय है, अग्निवीर का विषय है, तो उसको लेकर के फिर देश में जो इस समय वातावरण है, नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर के काफ़ी बहस रहने वाली है। और विपक्ष मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी आक्रामक होने का प्रयास करेगा। जी, के.वी. प्रसाद साहब, आप कैसे देखते हैं मानसून सत्र को? मुद्दे बहुत हैं विपक्ष के पास भी, लेकिन सरकार के पास भी कामकाज की एक लंबी सूची है, अपना सरकार का एजेंडा है। आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, सत्र हमेशा जैसे आपने कहा महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से 1-2 वजह ये है कि ये माना जाता है कि इस बजट सेशन में, क्योंकि पूरा फोकस बजट और बजट को पारित करने में रहता है, तो ये वो सेशन है जहाँ ज़्यादा विधेयकी का काम हो सकता है। और सरकार की प्राथमिकता जो रहती है वो जैसे सूची जारी हो जाएगा एक आध संसद सत्र शुरू होने से पहले, जिसमें प्राथमिकता रखी जाती है जी। और साथ ही साथ दोनों सदन अपनी कार्रवाई के लिए आगे सूचीबद्ध हो जाएंगे। और कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं जो कुछ लंबित होंगे, कुछ हैं कि जिनके ऊपर कमेटियों ने रिपोर्ट्स दे दी तो वो संसद में आएंगी और उसके ऊपर बहस होगी, पारित करने की कोशिश होगी। तो ये सब तो चलती रही प्रक्रिया है। लेकिन जैसे आपने कहा, इस बारी सत्र अहम इसलिए भी है कि दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं इसी दौरान। और अगर जैसे कहा गया है, हो सकता है अगला सत्र जो है नए बिल्डिंग में हो। तो अगर ऐसा होगा जैसे अनुमानित है कि दिसंबर की जो सेशन वहाँ शुरू, तो एक तरह से ये आखिरी सेशन होगा शायद इस बिल्डिंग में भी। जी, संदीप जी, अगर कामकाज की मैं बात करूं, क्योंकि जो नए बिल इंट्रोड्यूस सरकार कर सकती है उसमें बैंकिंग से जुड़ा भी एक बिल आ सकता है। आप कैसे देखते हैं इस बिल को? क्या कुछ खास हो सकता है इस बिल के? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है दोनों तरफ, दोनों पक्ष और विपक्ष के लिए, क्योंकि इससे जो है इस बिल में ये कुछ ऐसे प्रावधान है जो कि या ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि बिल तो हमने देखा नहीं जी, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है, जो बाहर खबरें निकल के आई हैं, अखबारों में छपा है, उसके मुताबिक कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके मुताबिक सरकार को एक एग्ज़िट क्लॉज मिल सकता है। तो अगर वो ऐसा है, अगर सरकार एक एग्ज़िट क्लॉज रखती है तो पूरी तरह से निजीकरण करने का एक प्लान हो सकता है। और इस चीज़ को विपक्ष ने काफ़ी गंभीरता से लिया है
कल कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के निवास पे एक उनकी सीनियर नेताओं का मीटिंग हुआ था। इस बिल पे ख़ास तौर से उल्लेख हुआ और कहा कि हम प्राइवेटाइजेशन किसी हालत में नहीं होने देंगे और पुरजोर कोशिश रहेगी कि ये बिल पास ना हो। हालांकि सरकार के पास नंबर्स हैं तो ऐसे कोई पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जैसे कि मैंने कहा कि ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक बहुत ही ख़ास बिल है, क्योंकि अगर निजीकरण का ये रास्ता खोल देता है तो सिर्फ विपक्ष ही नहीं, मनोज जी, मेरे ख्याल से जो बैंकिंग सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग, जो कर्मचारी हैं, जो यूनियंस हैं, उनके भी जो मत है जी वो भी बहुत ज़रूरी होगा इस बिल को जानने के लिए, इस बिल के प्रति। जी जहाँ तक बात राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव की बात मैं करूं तो जाहिर तौर पर इसकी छाया एक तरह से इस सत्र पे रहेगी, क्योंकि माननीय सांसद सदस्य वोटिंग भी इसमें करेंगे। अगर बात की जाए राष्ट्रपति चुनाव की तो अभी तक के जो संकेत उभर के सामने आ रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई मुकाबला दिख रहा है। जो एनडीए कैंडिडेट हैं वो साफ तौर पे बढ़त साफ तौर पे दिख रही है। आप कैसे देखते हैं उस लिहाज से, संदीप जी? नहीं, बिल्कुल, ये मतलब जैसे एक के बाद एक आप अगर देखें तो जब शुरुआत हुई थी, यशवंत सिन्हा जी जो कि किसी ज़माने में बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता थे, वित्त मंत्री रहे हैं अटल जी के कैबिनेट में, वो फॉरेन मिनिस्टर भी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उनको एक कंसेंसस कैंडिडेट बना था। लेकिन आपको याद होगा जब बीजेपी ने जब द्रौपदी मुर्मू जी का जब कैंडिडेचर अनाउंस किया जी, उसके बाद कई दल वो उनको दिक्कत हो गई, क्योंकि जैसे अब झारखंड मुक्ति मोर्चा कल उन्होंने फॉर्मली बाहर आके उन्होंने समर्थन दे दी। वो इस ऑपोजिशन के खेमे में है, कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, लेकिन वो उन्होंने सपोर्ट कर दिया। शिवसेना का अपना मजबूरी था जी, उद्धव ठाकरे वो जानते थे, क्योंकि उनके जो ऑलरेडी पार्टी वहाँ महाराष्ट्र में तो उनकी विधायकी दल टूट चुकी है, लेजिस्लेचर पार्टी जो है, और यहाँ भी जो एमपीज़ थे, लोकसभा एमपी बहुमत, ज़्यादातर लोगों का यही मत था कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं आदिवासी समाज से आते हैं और इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है मनोज जी, ये पहल जो ऑपोजिशन का, विपक्षी दलों का एकजुट होना, और ये इसके पहल की थी ममता बनर्जी ने जी, और यशवंत सिन्हा जी भी ममता बनर्जी के पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने रिज़ाइन दे के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने, वो तृणमूल के सदस्य थे। लेकिन ममता बनर्जी खुद ही बोलने लगी कि वो अगर सरकार हमारा ओपिनियन लेते और पहले अगर हमें बोला जाता कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारे कैंडिडेट होंगे तो वो शी कुड हैव बीन अ कंसेंसस कैंडिडेट, मतलब पक्ष विपक्ष दोनों साथ आके कर सकते थे। तो एक तरीके से कई विपक्षी दलों ने किनारा कर दिया है यशवंत सिन्हा जी को। हालांकि ममता जी ने ये कहा है कि वोट वो ज़रूर देंगे, यशवंत सिन्हा उनके जो एमएलए हैं वो दिलवाएंगे। लेकिन आप अगर देखें तो यशवंत सिन्हा जी उनके यहाँ बंगाल में अभी प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए नहीं गए। जी प्रदीप जी, ये राष्ट्रपति चुनाव की बात मैंने इसलिए की, संसद सत्र के दौरान जाहिर तौर पे संसद सत्र के दौरान मतदान होगा, परिणाम भी सामने आएंगे, उसकी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संदेश उसका भी निकलता है। और जो राजनीतिक संदेश निकल रहा है, आपने तमाम मुद्दों की बात की थी, तमाम मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष जिस तरह से बटा हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव को जो अब तक तस्वीर उभर के सामने आई है, विपक्ष संसद के बाहर भी बटा हुआ है और पिछले सत्रों की मैं बात करूं तो सदन के अंदर भी बिखरा हुआ नजर आता है। देखिए, ममता बनर्जी और कांग्रेस में एक प्रकार की होड़ है कि विपक्ष का जो पूरा का पूरा गठजोड़ है उसका नेतृत्व कौन करे। तो उस होड़ के अंदर ममता बनर्जी ने इससे पहले कि कांग्रेस जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है वो सभी लोगों की बैठक बुलाए, प्रमुख विपक्षी नेताओं की बैठक बुला करके विचार करे कि किसको उम्मीदवार बनाना चाहिए, उससे पहले ही ममता बनर्जी ने मीटिंग बुला ली। अच्छा, एक बैठक में तो आई, उसके बाद वाली बैठकों में वो आई भी नहीं, क्योंकि एक बार द्रौपदी मुर्मू का
नाम आ गया सामने, तो उसके बाद ऐसे लगा कि ममता बनर्जी का अपना उद्देश्य जो कांग्रेस को पीछे धकेलने का, तो वो तो सीमित उद्देश्य पूरा हो गया जी। उसके बाद उनकी कोई दिलचस्पी उसमें नहीं है। और फिर विपक्ष को ऐसा ज़रूर लगा कि उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर ली है। वो पहले विपक्ष के उम्मीदवार का नाम घोषित करने से पहले वो अगर ये देख लेते कि भाजपा किसका नाम लेकर के आ रही है तो बेहतर होता। और जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम आया तो लोगों की जैसे दिलचस्पी कम हो गई। आप देखेंगे जो उत्साह इनमें दिखाई देना चाहिए था, जो गति दिखाई देनी चाहिए थी, वो विपक्षी खेमे में दिखाई नहीं दे रही जी। तो कुल मिलाकर के भाजपा तो एक संदेश देने में सफल हो गई कि उन्होंने एक जनजाति की नेत्री जो हैं उनको सर्वोच्च पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया है, उनका चयन किया है। और दूसरा यशवंत सिन्हा जो हैं उनकी विशेष पृष्ठभूमि है भाजपा के नेता होने की, उसके चलते हुए कुछ वो उसमें फिट नहीं होते जो भाजपा विरोधी राजनीति है उसके अंदर। हालांकि अब नाम घोषित हो चुका है जी। जिन लोगों को भाजपा को वोट नहीं देना या द्रौपदी मुर्मू चूँकि उनकी उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं देना, तो वो सब यशवंत सिन्हा जी को वोट देंगे। लेकिन वो चुनाव वाली जो स्थिति है वो विशेष नहीं है। जी बिल्कुल। बात मुद्दों की अगर केवी प्रसाद साहब मैं करूं तो जो स्थिति राष्ट्रपति चुनाव के दौरान देखने को मिल रही है कि जिस तरह से विपक्ष बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, सदन के भीतर भी पिछले सत्रों में वो स्थिति नजर आई है। तमाम मुद्दे आते हैं सरकार को घेरने के लिए, सरकार कहती भी है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष के अगर जो अलग अलग दल हैं, विपक्ष की पार्टियां, वो अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग दिशा में खड़ी नजर आती हैं। ये तस्वीर जो है आप कैसे देखते हैं, खासतौर से अगर मैं मानसून सत्र की बात करूं, क्योंकि मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन क्या विपक्ष घेर पाएगा? देखिए अभी तक जो संकेत मिले जी। हैं और जिस तरह कांग्रेस ने कल अपनी तरफ से बयान रखा है कि कौन से मुद्दे वो उठाना चाहते हैं, 2-3 मुद्दे हैं जिसपे शायद विपक्ष एकजुट होकर एक स्वर में बोले। वो चाहे जैसे अभी कौशल जी ने भी कुछ जिक्र किया है, एक बेरोजगारी को लेकर, कुछ जैसे अग्निपथ जो स्कीम है उसको लेकर, कुछ इस मुद्दे हैं जिसमें तमाम सारे विपक्ष का एक मत है। लेकिन क्या वो इकट्ठा होके एक ही टाइम पे एक ही स्वर में बोल पाएंगे? क्योंकि एक और समझिए कि हर प्रांत में, कई प्रांतों में प्रांतीय पार्टियां हैं, तो उनकी अपनी प्राथमिकता है, उनके राज्यों की जो समस्याएं हैं वो अलग से उठाना चाहते हैं। तो हो सकता है उस प्राथमिकता और जो विपक्ष के एकजुट होके एक प्राथमिकता पे आना कई बारी मुश्किल हो जाता है। और ये वजह है कि दिखता है कि विपक्ष बिखरा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ आज ही का कई अखबारों में छपा है कि भाई विपक्ष जो चाहता है कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन हो, उसमें कई पार्टियां उसको नहीं बुलाते क्योंकि उनको लगता है कि ये इस हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, या कई लोग बुलाने के बावजूद नहीं आ पाते क्योंकि उसमें मतभेद हैं। तो ये आप मान के चलिए मतभेद रहेंगे, विपक्ष को एक बहुत बड़ा ढर्रा नहीं है। जैसे आप कहेंगे सभी एक छतरी के नीचे विपक्ष है, जी। विपक्ष बटा हुआ है, उसके अपने मुद्दे हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। हो सकता है कोई एक आध दो मुद्दे पे हैं जो सब एक हो जाएं, लेकिन अपनी अपनी प्राथमिकताएं रखेंगे। जी। संदीप जी, अगर मुद्दों की बात की जाए तो बाढ़ का एक बड़ा मुद्दा है जिसपे सत्ता पक्ष भी चर्चा चाहेगा, विपक्ष भी चर्चा करना चाहेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसपे दोनों पक्ष चर्चा करना चाहेंगे। आप इन दोनों इशूज को कैसे देखते हैं? ये बेशक ये बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। बाढ़ ख़ास तौर से अब कई सारे राज्यों में बाढ़ आई, असम से लेके गुजरात, मध्य प्रदेश, कई सारे उसमें बाढ़ आई हुई है राज्यों में, अलग अलग, कर्नाटक में, तो अलग अलग राज्यों में, अलग केरल में वर्षा बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, वहाँ से बाढ़ की स्थिति है। तो सारे जो प्रांत के एमपीज़ हैं वो अपने अपने वो तो रखेंगे। जहाँ तक आपने विपक्ष की बिखरे होने की बात की, मैं थोड़ा सा सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जैसे प्रसाद जी ने कहा, प्रदीप जी ने कहा, एक तो ये है कि एक विपक्षी दलों में ये कंपटीशन एक हुआ है कि कौन लीड करेगा जी। इसमें हमें साफ दिखाई देता है कि तृणमूल अपना धुन खुद अपने धुन में चलती है। कांग्रेस चाहते हैं कि हम सबसे बड़े विपक्षी पार्टी हैं, हमारे अंडर बाकी होने चाहिए। तो एक तो वो एस्पेक्ट है। दूसरा, कई सारे राज्यों में विपक्षी एक दूसरे से बहुत भिड़े हुए हैं। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सरकार उखाड़ा,
तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये पंजाब के बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पे कांग्रेस एक पूरा डिस्कशन चाहती है। कल जो सोनिया गांधी जी के अध्यक्षा के घर में जो उनकी डिस्कशन हुआ, वहाँ पे ये मुद्दा उठा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और कई, जैसे सिद्धू मूसेवाला का हत्या हो गया और कई सारे इंसिडेंट्स हुए, तो ये मनीष तिवारी ने ये उठाया कि बॉर्डर स्टेट में ऐसा अस्थिरता अच्छा नहीं है जी। और ये वो एक चर्चा चाहते हैं और उनको गो अहेड मिला है सोनिया गांधी के तरफ से। तो कहना चाहता हूँ कि कई सारे मुद्दे होंगे, मेरे ख्याल से मुख्य मुद्दे होंगे जो कल उभर के आया, और इनमें विपक्ष, आप देखोगे कि इन मुद्दों पे विपक्ष एकजुट होंगे। जैसे महंगाई, जी, गैस का दाम, जो कुकिंग गैस, एलपीजी सिलेंडर का कीमत जो हाल फिलहाल में बढ़ा है, उसको लेके आप देखोगे कि सारे विपक्षी पार्टियां इकट्ठे आएंगे। और अग्निपथ जो है, और मुझे लगता है कि सिर्फ विपक्षी नहीं, जैसे मनोज जी बिहार में जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड साथ है, लेकिन वहाँ उनका स्वर कुछ अलग है, बीजेपी से अलग है अग्निपथ को लेके। तो कुछ ऐसे भी अंतर्विरोध दिखाई देंगे, क्योंकि इशू टू इशू में आप पार्टीज़ को एक साथ आते हुए देखोगे और फिर बिखर जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा विपक्षी पार्टी में ये एक प्रतिस्पर्धा रहती है कि कौन ज़्यादा बड़ा नेता है, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्टी है, और वो दिखाई देगा, वो हर सेशन में दिखाई देता है। तो मैं उसे बिखरे हुए मैं नहीं मानता हूँ। जी बिल्कुल, कांग्रेस की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश मैं आपसे करूंगा। कांग्रेस बड़ा एक विपक्षी दल है, लेकिन प्रदीप भाई, विपक्ष के पास बहुत मुद्दे घेरने के लिए हैं सरकार को, लेकिन सरकार के पास भी अपना एक पॉजिटिव एक एजेंडा है। सरकार के पास कामकाज के लिहाज से भी एक लंबी सूची रहती है। बात चाहे अर्थव्यवस्था की जाए, आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय देश में मनाया जा रहा है, ऐसे तमाम और भी सरकार के पास फैसले, जैसे हाल ही में 75 दिन में बूस्टर डोज देने का फैसला सरकार ने किया है। आप कैसे देखते हैं सरकार के नज़रिए से इस मानसून सत्र को? देखिए, सरकार जो है वो सबसे ज़्यादा जो आपको रिफ्लेक्ट करती दिखाई देगी सरकार की, वो होगी जो मूड रहेगा। तो मुझे लगता है एक तो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हो रहा है उसमें जिस प्रकार से मतदान होगा जैसी संभावना है, तो उससे सरकार के अंदर जो लोग हैं उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। वो एक बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके आत्मविश्वास उसमें दिखाई देगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसमें भी जो बढ़त है एनडीए के पास, तो वो एक गर्व और संतोष की बात दिखाई देगी। उसके साथ साथ सरकार को सामना करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। जो लोग विषय उठाएंगे, उदयपुर की जो हत्या हुई है उसको लेकर के काफ़ी मुझे लगता है गर्मा गर्मी रहेगी, और सरकारी लोग भी, जो सरकारी पक्ष के लोग भी बहुत आक्रामक होंगे उसमें विपक्ष के ऊपर, क्योंकि उदयपुर की घटना जो हुई है वो एक कांग्रेस शासित प्रदेश में हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके जैसे विपक्ष सरकार को घेरेगा, उसी तरह से लगता है कि सरकार भी विपक्ष को घेरेगी। जी बिल्कुल केवी प्रसाद साहब, लेकिन अगर बात मुद्दों की हम कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो स्थिति है, अभी मनीष तिवारी जी का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी अलग अलग सुर सुनाई देते हैं मुद्दों पर। कुछ नेता सरकार के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। लगता है कि कांग्रेस में जो लीडरशिप का एक नेतृत्व वाली बात है, विपक्ष के नेतृत्व की बात तो दूसरी है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल उठ जाता है मुद्दों को लेकर। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं कांग्रेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुद्दे ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने गिना दिए कि महंगाई है, तमाम सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन इश्यूज पे कांग्रेस पार्टी क्या एकजुट भीतर से है? मनोज जी, इसमें दो तरीके से देखते, दो नज़रिए इसमें रख सकते हैं। एक तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टी का हर व्यक्ति एक मुद्दे पे एक ही विचार रखे। जी, मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, फिर हाँ कोशिश करती है कंसेंसस बनाने के लिए, एक उसमें समन्वय बिठाने की कोशिश होती है कि आम राय बने और फिर वो एक फैसला आता है। तो इसलिए ये शुरू से रहा है प्रक्रिया कि ज़रूरी नहीं है कि डिसेंट हो, जी डिफरेंसेस होती हैं, लेकिन उसको उस तरह से नहीं साथ है। लेकिन एक बार अगर पार्टी फैसला ले लेती है कि हम ये काम करेंगे और ये हमारा लाइन होगी पार्टी की, उसके बाद अगर कोई सांसद या उसके पार्टी के नुमाइंदे
कोई अलग स्वर पकड़ते तब थोड़ा सा पार्टी और लोगों को थोड़ा अटपटा लगता है। तो एक तो सवाल ये, हाँ कांग्रेस के अंदर भीतर में ये पिछले 2019 से मान के चलिए एक नेतृत्व का अभाव लग रहा है। अभी तक ये नहीं पता लग रहा है कि उस पार्टी को चला कौन रहा है। ठीक है, सोनिया गांधी जी हैं, अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनी थी, अभी चुनाव होने हैं, जब होंगे क्या होगा, क्या स्वरूप निकलेगा आगे जाके पता नहीं। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि मझधार में पार्टी अपने आप उसकी नैया चले जा रही है, कुछ लोग चला लेते हैं चप्पू, चल जाती है आगे फिर रह जाती है। जी संदीप एक बात जोड़ दूं इसके अंदर, मनीष तिवारी जी जो हैं उन्होंने लेख के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से अग्निवीर योजना जो है, अग्निपथ योजना, उसकी सराहना की है, उसको समर्थन दिया है, जबकि कांग्रेस उसके विरुद्ध खड़ी है। तो ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या मनीष तिवारी वही भूमिका लेते हैं, और दूसरा कि कांग्रेस का नेतृत्व उनके इस पोजीशन को कैसे लेता है। जी मैं इसीलिए अगर बात शिवसेना की संदीप जी, मैं समझना चाहूँ कि शिवसेना महाराष्ट्र में अपनी सरकार गंवा चुकी है। संसद में शिवसेना के कितने सांसद किधर खड़े होंगे, शिंदे गुट के साथ जाएंगे या उद्धव गुट के साथ जाएंगे, वो भी बड़ा दिलचस्प देखने वाला इस बार होगा। आप कैसे देखते हैं शिवसेना की राजनीति के लिहाज से, शिवसेना के लिहाज से संसदीय जो उनका असर पड़ने वाला है उसको? मेरे ख्याल से ये मतलब जो ये प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये शिवसेना के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होगा। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि सेना मजबूरन, उद्धव ठाकरे मजबूरन उनको ये द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आके उनको समर्थन घोषणा, औपचारिक तौर पे उन्होंने घोषणा किया कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। अब जैसे उनके एमएलएस तो उनके साथ रहे ही नहीं, अब सपोर्ट करने के लिए अब उनके एमपीज़ ही रहे हैं जी। और जो एमपीज़ हैं वो मतलब फ़िलहाल जहाँ तक मुझे पता है भावना गावली और उनके शिंदे साहब के बेटे वो जो है श्रीकांत शिंदे, मेरे ख्याल से वो ये दो तो ये चिन्हित है कि ये उद्धव ठाकरे के फैक्शन में नहीं है। बाकी लोग वो गए, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले संजय रावत ने पत्र लिख के अध्यक्ष जी को कहा था कि उनके नए नेता होंगे, भावना गावली जी को हटा के राजेंद्र विचारे को बनाए। जी। तो ये सत्र कैसे ये निकालते हैं, क्या ये लोग एकजुट रहेंगे या अभी जैसे जैसे दिन जाएंगे, 17 दिन 17 वर्किंग डेज है, अगर आने वाले दिनों में क्या हम ये दिखाई देगा कि कुछ और जो लोकसभा के सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे के गुट में चले गए या उद्धव ठाकरे के गुट में ही रहे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट शिवसेना के लिए ये सत्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संसद का मानसून सत्र शिवसेना के लिहाज से भी खासा महत्वपूर्ण रहने वाला कि शिवसेना बचेगी तो कितनी बचेगी, कौन सा सांसद किस गुट में होगा, ये भी देखने वाला। क्या उद्धव ठाकरे उनको रोक पाएंगे? अभी तक तो 2 सांसद ये पता है कि वो एक दूसरे गुट में है। इस मानसून सत्र में केवी प्रसाद साहब, हिमाचल प्रदेश गुजरात में साल चुनाव होने हैं, आप कैसे देखते हैं? अगर हम बात चुनावी राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश गुजरात के भी चुनाव होने हैं इस साल, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी संसद की कार्रवाई चलती है तो उसमें चुनावों का भी एक छाया हमें देखने को मिलती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, दोनों चुनाव साल के अंत में होने हैं तो थोड़ी वक्त ज़रूर है, लेकिन हाँ शुरुआत हो गई है एक तरह से। और जैसे हाल फिलहाल में देखा, कांग्रेस ने कोई भारतीय जनता पार्टी के उस भूतपूर्व वहाँ के जो वहाँ विधायक थे या वहाँ के नेता थे, खीवी राम जी को दल में शामिल किया। इस तरह पीछे कुछ और कांग्रेस के कद्दावर नेता की बात आई थी कि वो जाके जब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से मिल के आए तो खलबली मची एक तरह से। तो तैयारियां तो दोनों तरफ से होगी। और गुजरात में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की इतने साल से सरकार चल रही है, मोदी जी के आने के बाद भी लगातार दूसरी बारी वहाँ जीत हुई है, तो वो एक माना जा रहा है कि वो तो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। हिमाचल में ज़रूर लोगों को ये आशंका है कि क्या हिमाचल भी जैसे पड़ोसी राज्य पंजाब में होता रहा या और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक दूसरे की सरकारें बनाते रहे, क्या इस बारी वैसे होगा? जैसे राजस्थान में भी यही बात चलती है कि भाई ऑल्टरनेट सरकार आती रही, क्या वो रास्ता वही रहेगा? क्योंकि कई राज्यों में ये भी टूटा है, ये क्रम टूट गया। तो
उसका थोड़ा बहुत तो असर रहेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये दिसंबर के सत्र आते आते ज़्यादा इसमें जोर पकड़ेगा। जी प्रदीप जी, अगर बात कांग्रेस की मैं करूं तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ कानूनी मामलों में उलझा हुआ है, जिस पे लेकर हमें प्रदर्शन भी सड़कों पर देखने को मिले कांग्रेस के। क्या इसकी छाया भी नजर आएगी मानसून सत्र पे? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि सोनिया गांधी जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है, 21 जुलाई का समय है शायद उनका, तो अगर उनको बुलाया जाता है तो जैसे पिछली बार राहुल गांधी जिस समय ईडी के सामने गए थे तो कांग्रेस ने बड़े भारी प्रदर्शन किए थे, बाहर विरोध किया था। तो अब एक बार वो रास्ता चुन लेने के बाद मुझे लगता नहीं कि उस रास्ते को कांग्रेस ने छोड़ने का कोई मन बनाया है। तो अगर सोनिया गांधी वहाँ आती हैं ईडी के सामने उनसे पूछताछ करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस उस नीति से दूसरी तरफ जाएगी कि विरोध नहीं करना, ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि वो दोहराया जाएगा पूरा क्रम जो विरोध का है, प्रदर्शन का है कांग्रेस के अंदर। मुझे लगता है बहुत मोबिलाइजेशन होगा और कांग्रेस उसका जोरदार विरोध करेगी। संदीप जी, ये बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिहाज से भी, और अगर मैं पारदर्शिता के लिहाज से भी बात करूं, कानूनी लिहाज से भी बात करूं, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए और राजनीतिक लिहाज से भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कैसे देखती हैं? क्योंकि कहीं मुद्दे जरूर कांग्रेस के पास हैं, कहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी मुद्दा ना बन जाए, ये भी एक संभावना है। नहीं, बिल्कुल, मैंने ये देखिए, क्योंकि ये सत्र के बीच में ही होगा, तो जैसे प्रदीप जी ने कहा ये बिल्कुल सही है। कांग्रेस अपने तरीके से वो प्रोटेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल से अभी उन्होंने औपचारिक तौर पे ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये निर्णय ले लिया है। अभी कल ही मीटिंग हुई थी इनकी, सारे प्रदेशों में ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे जी। और ये कहेंगे कि ये सरकारी जो तंत्र है उसकी दुरुपयोग हो रहा है जी। लेकिन आप सही फरमा रहे हो, क्योंकि ये सत्र के बीच होगा तो हमें ज़रूर एक दृश्य ये देखने को मिलेगा जबकि सत्ता दल के एमपीज जो हैं, और मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ मुझे ऐसे चेहरे मन में आ रहे हैं जो ज़रूर इस मुद्दे को फ्लोर पे उठाएंगे और घेरेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, 18 जुलाई से जब संसद का मानसून सत्र होगा, बहुत सारे मुद्दे इस सत्र में उठाएंगे। सरकार अपना तमाम कामकाज भी, जो बिल हैं, कुछ नए बिल भी इंट्रोड्यूस इस सत्र में कर सकती है। विपक्ष के पास भी मुद्दे हैं, सरकार के पास भी मुद्दे हैं। कह सकते हैं कि आने वाला मानसून सत्र राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति के चुनाव के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अगर राजनीतिक दृष्टि से भी कहा जाए तो खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।